विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था भारत का संविधान और बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे देश को जानने के लिए भी। पिछली बार हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ लिए थे और इससे आपको पता चल गया था कि भारत का संविधान कितना विस्तृत और कितना महत्वपूर्ण है। कठोरता और लचीलेपन तक का जो समन्वय है वहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 7वें पॉइंट से लेके और 18वें पॉइंट तक। इसके बाद में जो अगला पार्ट होगा हमारा वो होगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसकी व्यवस्था हम पढ़ेंगे और इसकी आलोचना भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। पॉइंट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से जो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। इसके अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता किसमें होगी? मंत्रिपरिषद के पास। निर्वाचित कौन करता है? व्यवस्थापिका। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हो गए और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करते हैं। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इसे क्यों अपनाया है संसदीय व्यवस्था को? क्योंकि इसकी क्रियान्विति सरल होती है और भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत रहते हुए व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता ही है, इसके साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। नेक्स्ट है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन। तो प्रोफेसर हियर तो कहते हैं कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। ये एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं, न कि एक ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हों। इस प्रकार दुर्गादास बसु भी कहते हैं, भारतीय संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है और ना एकात्मक, अपितु ये दोनों का सम्मिश्रण है और ये एक नवीन प्रकार का संघ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वह है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसी ही हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसलिए अमेरिका की न्यायपालिका अधिक शक्तिशाली है। अब भारत में क्या है, संसद की सर्वोच्चता को माना गया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुसार न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध है। दुर्गादास बसु कहते हैं, संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है।
नेक्स्ट है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किए थे, इसलिए उन्होंने शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के लिए अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह नागरिकों को मूल अधिकार दिए। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चौथा ए जोड़ा गया और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इन संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए और 86वें संवैधानिक संशोधन जो सन 2002 में हुआ, नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। इस प्रकार निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त है, किंतु इन्हें राजनीतिक शक्ति नहीं दी गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक होती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न करना। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम देखते हैं न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन कई बार कर चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के कानून द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू किया गया, लेकिन नवीन संविधान में इसे हटाया गया। प्रोफेसर श्रीनिवासन के अनुसार सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और आप जानते हैं संघ में राज्य के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघ राज्यों में ये व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का ये विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो जाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए दोहरी नागरिकता को नहीं वरन एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अनेक बार प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार की संज्ञा दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाता है। पहले व्यवस्था 25 जनवरी 1960 के लिए थी, फिर संशोधन किए गए और अभी 95वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर जो सन 2010 में हुआ था, इसको 25 जनवरी 2020 कर दिया। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में दावों की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अंतर्गत की गई है, इसे याद कर लें। और संविधान के अनुसार इन दावों जिन्हें सामान्यतः आरक्षण के रूप में माना जाता है कोई समय सीमा नहीं है, किंतु कुछ वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए सेवाओं में आरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। तो 1989 से इसमें विवाद था
और 8 सितंबर 1993 से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन अब इन जातियों में जो संपन्न तबके हैं, जो क्रीमी लेयर है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो राज्य स्तर पर तो इस संबंध में अलग अलग व्यवस्था है। इन सभी दलित वर्गों को ये सुविधा इस दृष्टि से दी गई है कि इन वर्गों की बहुत गिरी हुई स्थिति होने के कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता की स्थापना। सामान्यतः संविधान के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर बल दिया जाता है, सामाजिक समानता पर नहीं। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है, अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। व्यवहार में देखते हैं कि अनुच्छेद 17 के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटनाएं हुई। इसलिए 1989 में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निरोधक कानून बनाया गया। ये कानून इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कानून में सबसे अधिक कठोर है। ये कानून उचित है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इसका दुरुपयोग नहीं हो। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से ये नितांत स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक आदर्श स्थापित किया और वह सोच थी आदर्श कल्याणकारी राज्य की। वह चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी रहती हैं और इसे ही हम प्लानिंग या नियोजन की बात कहते हैं। और समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को की जो देवनागरी लिपि है उसे भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दी गई। संविधान में ये भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 15 वर्ष बाद भी आज्ञा जारी कर अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर अनिश्चितकालीन हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी गई। राष्ट्रभाषा की व्यवस्था क्षेत्रीय भाषाओं के राज्यों के लिए बाधक नहीं है। संविधान में भारतीय भाषाओं को विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया है। अब भारत में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये हमारे भारत का संविधान था और ये उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त स्त्री पुरुष की समानता, राजनीतिक एकता का पोषण आदि भी भारतीय संविधान की विशेषता हम मान सकते हैं। भारत का नवीन संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है और भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। तो ये परीक्षा के लिए भी और हमें देश को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ये परीक्षा के लिए और पढ़ाई के लिए इसको याद करें। धन्यवाद।